रिकॉर्डिंग भी अलाउ कर दिया, तो जिसको चाहिए वो फिर अलाउ उसको कर देता हूँ, आप सबको मैं, आपकी तरफ भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा बेटा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। जो हम कल बात कर रहे थे कि आपने जब हेल्थ एंड सेफ्टी को जो इम्प्लीमेंट करना होता है, उसकी जो रीजंस होती हैं वो तीन होती हैं। वो तीन रीजन में आपके पास मोरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस होती हैं। अब उसमें से हमने मोरल के बारे में भी कल पढ़ा और फाइनेंशियल के बारे में भी पढ़ा। ये जो अब आपके सामने डिस्कशन हो रही है, ये आपकी हो रही है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से। लीगल एस्पेक्ट्स में वो हमें क्या बताता है, कल मैंने वैसे डिस्कस तो किया था आपके साथ, उसमें यही बताता है कि किसी कंट्री के जो लॉज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे वो लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, देन यू हैव टू फॉलो दीज लॉज एंड स्टैंडर्ड। अगर आप उन लॉ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, इट मींस यू आर ब्रीचिंग और यू आर डूइंग द नॉन कंप्लायंस। फिर उसकी वजह से आपके ऊपर जो वो कोई भी इन्फोर्समेंट एक्शन कंडक्ट किया जा सकता है इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज की तरफ से। तो इसमें वही आपको ये बता रहे हैं, ये देखें आपके सामने वो शेयर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑन कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। कि अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में, अचीव करने में नाकाम होते हैं, देन यू तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। फिर साथ में बता रहा है कि आईएलओ जो है वो आपको ये इतनी कोई ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है। आपकी आईएलओ जो है वो हर साल एक मैगजीन देती है, उसमें आपकी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन होती है। कन्वेंशन बेसिकली एक मेन बाइंडिंग होती है और रिकमेंडेशन के अंदर उसकी तफसील बताई जाती है कि फॉर एग्जांपल कन्वेंशन है कि वर्क एट हाइट के हैजर्ड को बचाने के लिए एम्प्लॉयर को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, जिसका फोल्डिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए और लैडर्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर रिकमेंडेशन में वो ये बताते हैं कि उसका फोल्डिंग और लैडर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उनका यूज कैसा होना चाहिए। इस तरह की चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। अच्छा बेटा जी, अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, वो है आपका इसमें आपको वो डिस्कस करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले पढ़ेंगे। एक एम्प्लॉयर की और एक एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय मींस के वर्कर्स, वर्कर्स एट ऑल लेवल्स, तमाम लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग बात करनी है। अब सुने जरा, एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है, जो हेड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपका एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेन फोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो फोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? प्रोविजन ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन ऑफ सेफ प्लेस ऑफ वर्क और प्रोविजन ऑफ आईआईटीएस। आईआईटीएस होता है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ये चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो होती हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, फिर आपके वर्कर्स को ट्रेनिंग्स की प्रोविजन करवाना, उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, आपकी वर्क प्लेस को हैजर्डस फ्री करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को कम्युनिकेशन का सिस्टम प्रोवाइड करना, वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीईज को प्रोविजन करना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के ऊपर इस चीज को इंश्योर करना कि वो लॉज को फॉलो कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले तमाम जो प्लांट्स और इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हाउसकीपिंग की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क असेसमेंट्स को कंडक्ट करवाना, करना नहीं करवाना। ठीक है, तो ये आपके एम्प्लॉयर की क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो एक एम्प्लॉयर ने, एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने क्या करना होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उसको इंप्लीमेंट करवाना होता है। फिर दूसरी चीज आती है वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखें, जो जो चीजें आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, आपके वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को यूटिलाइज करें। कैसे? सबसे पहली और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके वर्कर्स की होती है टू टेक केयर देयर ओन सेफ्टी एंड द अदर सेफ्टी या एंड देयर को वर्कर्स। अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, अपने को वर्कर्स की या अपने अलावा वहां पे जो जितने और वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉलिसी के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
वर्क करे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने एम्प्लॉयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीज प्रोवाइड करने हैं, तो आपके वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो प्रोवाइड किए हुए पीपीज को यूज भी करे और वेयर भी करे। फिर आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे। फिर आपके वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इसके रेलिवेंट, कि जो सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उनको मिस यूज ना करे, जो टूल्स आपको दिए गए हैं उनको मिस यूज ना करे, उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे यूज करे। फिर एम्प्लॉयर ने आपको कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वर्क प्लेस पे फाउंड होने वाले हैजर्ड्स को और अकर होने वाले एक्सीडेंट्स को फौरी तौर पर आगे अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी करे। एम्प्लॉयर आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबल है, तो वर्कर की साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स है उनको अटेंड करे। आपका एम्प्लॉयर जो है वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने वर्कर्स को सेफ प्लांट, सेफ प्लेस और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करे। तो वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट बने। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके वर्कर्स को वहां पे इंश्योर करे कि आपके वर्क प्लेस पे हाउसकीपिंग प्रॉपर है, आपकी वर्क प्लेस पे किसी किस्म का हैजर्ड तो नहीं है। और आपके वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो सिर्फ हैजर्डस फ्री प्लेस पे काम करें, अगर हैजर्डस फ्री प्लेस नहीं है तो उस जगह पे काम ना करें, बल्कि उस चीज को रिपोर्ट करें। ये आपके वर्कर्स की क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। क्लियर है बेटा, किसी को कोई मसला इसमें? चलें, अच्छा इसमें फिर एक और चीज यूज होती है कि एक तो हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने डिस्कस की हैं, साथ वो अक्सर पूछ लेते हैं राइट्स के बारे में। देखिए, एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर के राइट्स होंगे, और जो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर के राइट्स होंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काउंटर होती हैं। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कर्स के राइट्स होंगे, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां के एम्प्लॉयर के क्या होंगे, राइट्स होंगे। इस चीज को देखें, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, इस तरह की चीजें जैसे मैंने बताई हैं। और एम्प्लॉयर का राइट है कि उसके वर्कर्स उसके ट्रेनिंग का पार्ट बने, जो कि वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ठीक है, तो आपके वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके एम्प्लॉयर के राइट्स बनते हैं, और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, ये आपके वर्कर का राइट भी है कि उसको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है बेटा, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन किसी हिसाब से? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, चलें माशाल्लाह, अच्छी बात है। ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ मैंने रिकॉर्डिंग में बता दी हैं। ये देखें कि जैसे उसने लिखा हुआ है कि वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट वर्क प्रोसेसेस वगैरह सेफ होने चाहिए जी, फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल हैजर्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने चाहिए, आपने एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उनको प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर्स को। ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने लिखी हुई है उसने। सेफ प्लेस ऑफ वर्क की प्रोविजन करना, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की प्रोविजन करना, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की प्रोविजन करना, साथ ये ट्रेनिंग सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ यानी कि कंप्यूटर पर्सन्स को हायर करना। फिर इसको हम IITS के नाम से भी याद रखते हैं, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग एंड सुपरविजन की प्रोविजन करना। फिर साथ आपके एम्प्लॉयर की ये बाकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने बताई हुई है कि मेंटेन करना वर्क प्लेस पे मशीनरी यूज को और उनको सेफ रखना, इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन प्रोवाइड करना, अरेंजमेंट्स करना फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ चार्ज, आपको पीपीज प्रोवाइड करना। पीपीज क्या होते हैं बेटा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो आपके हैट्स होती हैं, जो ग्लव्स होते हैं, जो गॉगल्स होंगी, एयर मफ्स, एयर प्लग्स होंगे, कवरऑल्स होंगे, सेफ्टी शूज होंगे, ब्रीथिंग अपरेटस होंगे, फेस मास्क होंगे, फुल फेस मास्क, फुल शील्ड्स हो सकती हैं। तो ये सारी आपके पीपीज में आती हैं। फिर वर्क प्लेस को इंश्योर करना कि वहां पे वर्किंग है में आपको रेस्ट ब्रेक्स भी प्रोवाइड करना, मेंटल फटीग से बचाना, उनको किसी किस्म की फिजिकल फटीग से बचाना, और वर्कर्स को अप टू डेट रखना विद स्टैंडर्ड्स एंड विद टेक्नोलॉजी। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये वर्कर के राइट्स भी हैं। ये जितनी चीजें अभी आपके सामने डिस्कस की हैं ये सारे आपके वर्कर्स के राइट्स भी हैं। इसी तरह वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टू टेक केयर देयर ओन सेफ्टी एंड द अदर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना और अपने साथ को वर्कर्स के और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्प्लॉयर के राइट्स। सेकंड वन, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कर के राइट्स। ये चीजें ध्यान में रखिएगा।
फिर साथ आपको आगे रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके ऊपर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन लेती हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉ के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही, तो इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन लेंगी। और वो एक्शन होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है? प्रोहिबिशन की फॉर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की फॉर्म में, प्रोडक्ट को बैन करने की फॉर्म में, और इंडिविजुअल को फाइन की फॉर्म में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी फाइन हो सकता है, इंडिविजुअल को इम्प्रीजमेंट हो सकती है, या ग्रुप ऑफ पीपल को इम्प्रीजमेंट की जा सकती है, सर्टिफिकेट्स की कैंसिलेशन हो सकती है। ये सारी चीजें, ये कुछ चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन, इंडिविजुअल में भी फाइन और इम्प्रीजमेंट। तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि ये इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये कल मैंने लिखवाई भी थी आपको, ठीक है। फिर उसके साथ वो आगे आपको बता रहे हैं जी इंटरनेशनल आईएसओ के बारे में। ये यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताएगी, नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो आपको आईएसओ के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें इसकी डिटेल बताएगी है। इधर सिर्फ आपको उसने आईएसओ के बारे में बताया जी आईएसओ होता क्या है। आईएसओ है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड हैं, जैसे आईएसओ 9001 है, 14001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, 18001 आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आपका एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड मैनेजमेंट सिस्टम है, 21,000 है, 22,000 है, 27,000 आपका आईएसएमएस का सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह आपका सबसे जो लेटेस्ट आपका सिस्टम है वो है 45,001, उसको हम 45,001 कहते हैं आईएसओ। और ये आपका ओसैस के नाम से जाना जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट। ये आईएसओ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली हैं क्या? ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि ये आपको कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं जिनके ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए, जिनके मुताबिक अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। ये जैसे कि उन्होंने सामने आपके एक लाइन लिखी हुई है, दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉज, दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि आईएसओ की जितनी चीजें वो लॉ नहीं होते, वो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपकी स्टैंप लगी होती है आईएसओ सर्टिफाइड की, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से बन रही है वो प्रोसेस सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ये आपके मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस के बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से बन रही है वो सर्टिफाइड है या नहीं है, या ये ऑर्गेनाइजेशन जिस हेल्थ एंड सेफ्टी की चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है वो आपका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑथोराइज है या नहीं है, या ये ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कर रही है उस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बन सकते हैं। इट मींस कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो इन्वायरमेंट का है वो हमारा फ्रेंडली है। तो ये आपके मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होता है, या आपके मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए होता है। और जब आप इसके रूल्स, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चलते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बल्कि आपका जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली आपका वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? ये उसने आपके सामने मैनेजमेंट सिस्टम लिखे हुए हैं। तो ये अभी कोई याद करने की चीजें नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग की चीजें। अभी तक याद करने वाली चीजें जो है वो 3 टॉपिक्स गुजरे हैं। एक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंप्लीमेंट की जाती है, मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और थर्ड बनता है आपका वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन दोनों के राइट्स भी आपने साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक्शन होगा तो वो किस तरह का एक्शन हो सकता है, हम ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे तो किस वजह से नहीं कर रहे, वो रीजन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था राइट डाउन करने के लिए। ये कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये वेबसाइट अपने सामने रखिएगा, और ये आपके लिए पेपर में हेल्पफुल होंगी। आप यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप एज अ रेफरेंस भी, आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उस पर रेफरेंस के लिए इसको प्रोवाइड कर सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है बेटा जी? जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही मेरी? मैं बात कर रहा हूँ। जी बेटा आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शोर ना हो